वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग बेटा कवर करने वाले हैं CKN का पेपर जो कि विंटर 2024 में पूछा हुआ था, उसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर एनी 5 हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो उसके अंदर पहले ही क्वेश्चन है बेटा डिफाइन द टर्म मेश और दूसरा है नोट। तो मेश क्या होता है बेटा? मेश होता है एक किसी भी सर्किट के अंदर लूप जिसके अंदर कोई और लूप पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट है जिसके अंदर दो लूप बन रहे हैं। हम लोगों को अज्यूम करना है बेटा जिसके अंदर क्या बन रहे हैं, दो लूप बन रहे हैं, ये एक और ये दूसरा। क्या इन लूप के अंदर भी कोई लूप पॉसिबल है? तो नहीं। लेकिन अगर मैं बाहर वाला लूप बनाऊँ बेटा तो बाहर वाले लूप में ये दो लूप पॉसिबल हुए, मतलब ये मेश नहीं है। मेश क्या होता है बेटा? एक सर्किट के अंदर का लूप होता है जिसके अंदर और एक लूप पॉसिबल नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मेश। मतलब इसमें कितने मेश है? दो मेश है। ठीक है, अ मेश इज अ क्लोज लूप और पाथ दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप विद इन इट। मतलब ये क्या है बेटा? एक लूप है जिसके अंदर कोई और लूप पॉसिबल नहीं है, जिसको हम लोग मेश बोलते हैं। दूसरा पूछा है बेटा उसके अंदर नोड क्या होता है। तो नोड क्या होता है बेटा? किसी भी सर्किट में एक ऐसा कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बेटा, उसको हम लोग नोड बोलते हैं। अ नोड इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर सर्किट एलिमेंट्स जैसे कि रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स एक्सेट्रा आर कनेक्टेड। ओके, दिस इज नोड। इसके बाद बेटा आपको क्वेश्चन पूछा था कि रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है। तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को समझने के लिए हम लोग बेटा दो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम, क्या है बेटा? इम्पॉर्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं जहाँ पे एक तरफ है करंट और एक तरफ है बेटा वोल्टेज। ठीक है, इस वाले सर्किट में हम लोग क्या करते हैं बेटा? पहले लूप का वोल्टेज का रेशो निकालते हैं दूसरे लूप के करंट के साथ। ठीक है, फिर हम लोग वोल्टेज का और करंट का जो फिजिकल पोजीशन है वो चेंज कर देते हैं बेटा। ठीक है, जहाँ पे वोल्टेज सोर्स था वहाँ पे करंट सोर्स, और जहाँ पे करंट सोर्स था वहाँ पे वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वापस से हम लोग क्या निकालते हैं बेटा? वोल्टेज से करंट का रेशो निकालते हैं। अगर ये दोनों रेशो सेम आ गए तो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा कि ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। ठीक है, इन एनी लीनियर नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ लीनियर एंड बाइलेटरल impedances and active sources, okay, the ratio of the voltage introduced in one loop, ठीक है, introduced in one loop to the current I in the other loop, और दूसरे लूप का क्या चाहिए बेटा? करंट। वोल्टेज किस रेशो निकाल रहे हैं हम लोग? वोल्टेज इन फर्स्ट लूप टू द करंट इन सेकंड लूप इज सेम एज द रेशो ऑब्टेन इफ द पोजीशन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। जब हम लोग वोल्टेज और करंट की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो अगर उसके ऊपर वाला रेशो और नीचे वाला रेशो सेम हो तो हम लोग बोलते हैं बेटा रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो देखो क्या है, द रेशो ऑफ अ वोल्टेज वी इंट्रोड्यूस इन वन लूप टू द करंट I in the other loop is same as the ratio obtained if the position of V and I are interchange in the network। तो दोनों वोल्टेज अपॉन करंट के रेशो क्या होने चाहिए बेटा? सेम होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा लास्ट में क्या है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा? राइट द फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग जेड पैरामीटर। तो यहाँ पे Z11 है और यहाँ पे Z21 है। तो ये वाले जो पैरामीटर होता है बेटा Z11 और Z22, हम लोग बोलते हैं जब भी हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क बनाते हैं तो हम लोग लिखते हैं बेटा कि V1 इज इक्वल्स टू Z11 I1 प्लस Z21 I2। ठीक है, और V2 इज इक्वल्स टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? यहाँ पे ओपन सर्किट कर देते हैं सेकंड नंबर का पोर्ट। सपोज कोई हमारे पास पोर्ट है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं बेटा? ओपन कर देते हैं। जब इस साइड को ओपन किया और इस साइड पे सप्लाई दिया है बेटा तो यहाँ पे करंट क्या हो जाता है ओपन सर्किट में? जीरो। तो यहाँ भी करंट जीरो, यहाँ भी करंट जीरो। तो हमको पहले क्या मिलता है बेटा? इक्वेशन V1 इज इक्वल्स टू Z11 इंटू I1। तो Z11 क्या हो जाता है बेटा? V1 डिवाइडेड बाय I1 ओहम, और Z21 क्या हो जाता है बेटा? V2 डिवाइडेड बाय I1 इन ओहम। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा Z11 जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, और इसको बोलते हैं बेटा हम लोग रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। Z21 को क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। ओके, फिर पूछा है बेटा व्हाट इज पास बैंड एंड स्टॉप बैंड ऑफ द फिल्टर। तो बेटा सबसे पहले देखते हैं पास बैंड क्या होता है। इट इज़ द बैंड और रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। जो भी बेटा फ्रीक्वेंसीज होती है क्या उसकी रेंज है जो कि फिल्टर के थ्रू क्या होती है बेटा? पास होके आउटपुट तक चली जाती है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ द बैंड और रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच आर अलाउड टू पास थ्रू द फिल्टर विदाउट एनी अटेनुएशन टू द आउटपुट। बगैर किसी पावर लॉस के बेटा ये फिल्टर से पास होकर कहाँ चली जाती है, आउटपुट को चली जाती है। ऐसी फ्रीक्वेंसी के रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पास बैंड। ओके, ठीक है। फिर है क्या बेटा, स्टॉप बैंड। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेंज, ठीक है, जो कि बेटा फिल्टर से पास होकर आउटपुट तक नहीं जाती है। तो क्या लिखा है, इट इज़ द बैंड और अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर नॉट अलाउड टू पास थ्रू द आउटपुट बाय द फिल्टर, जो कि फिल्टर से पास होकर आउटपुट तक नहीं जा पाती है बेटा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, स्टॉप बैंड। ठीक है, बोथ आर द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, एक पास हो जाती है और एक पास नहीं हो पाती। इसके बाद क्या बनाना है बेटा हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। हमें पता है बेटा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज के कंपेयर में करंट 90 डिग्री पीछे चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक रेफरेंस फेजर एज अ वोल्टेज ड्रॉ करेंगे और उससे बेटा 90 डिग्री पे, क्योंकि हमको प्योरली इंडक्टिव बनाना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, 90 डिग्री से पीछे से हम लोग क्या करेंगे, करंट को लैग करके फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 के हिसाब से आई को लैग करते हुए दिखाएंगे। या फिर आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, वोल्टेज 90 डिग्री से आगे है और करंट 90 डिग्री से पीछे है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, स्टेट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सीरीज रेजोनेंट सर्किट। हमें पता है बेटा रेजोनेंस कब आता है, आरएलसी सीरीज सर्किट में फ्रीक्वेंसी की ऐसी रेंज जहाँ पे बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इस सर्किट की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बेटा रेजोनेंस कंडीशन ऑफ सर्किट। तो चलो देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी वैल्यू फॉर विच द इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन एंड द सच फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और उसका फॉर्मूला होता है बेटा एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2 पाई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एल इंटू सी। ओके, इसके बाद बोला है बेटा ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम शोइंग वेरिएशन ऑफ इम्पीडेंस इन द पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, इसमें बेटा क्या है, सिर्फ हमको एक अच्छी सी डायग्राम बनाना है जिसमें हमको वेरिएशन ऑफ आर दिखाना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे हाई आर है, ठीक है, तो करंट कम मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे मॉडरेट आ रहा है बेटा तो थोड़ा करंट ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पे बहुत ही कम रेजिस्टेंस है तो हमको यहाँ पे बेटा क्या मिल रहा है, यहाँ पे पिक करंट मिल रहा है। ओमेगा आर क्या है बेटा, यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्या ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए पूछा जाता है यहाँ पे। ठीक है, हमें 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन विथ सुइटेबल एग्जांपल प्रोसीजर टू कन्वर्ट वोल्टेज सोर्स इनटू द इक्विवेलेंट करंट सोर्स। हमें क्या करना है बेटा, एक अच्छी सी एग्जांपल लेकर किसी एक वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए बेटा हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया है, एक 12 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लिया है जिसके सीरीज में 6 ओम का क्या है बेटा, रेजिस्टर लगा हुआ है। एक बात याद रखिए बेटा, जब भी हम लोगों को किसी वोल्टेज सोर्स को किसी करंट सोर्स में कन्वर्ट करना होता है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उस वोल्टेज सोर्स की सीरीज़ में क्या होना चाहिए, एक रेजिस्टर होना चाहिए। तभी हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टर को लगा के हम लोग उसका इक्विवेलेंट करंट सोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसीजर क्या है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई कंपोनेंट, फाइंड द वोल्टेज सोर्स, ठीक है, एंड द रेजिस्टर आर दैट इज इन सीरीज विथ इट। और रेजिस्टर एक वोल्टेज सोर्स और उसके सीरीज में क्या होना चाहिए बेटा, एक रेजिस्टर होना चाहिए। तो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का और रेजिस्टर है बेटा 6 ओम का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे देखो, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट करंट सोर्स बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ। हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्विवेलेंट करंट सोर्स निकालने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओहम्स लॉ। सर अब ओहम्स लॉ कैसे, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। कौन सा वी और कौन सा आर, तो ये गिवन सर्किट में बेटा वोल्टेज वी और गिवन सर्किट का ही रेजिस्टेंस आर लेके हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस करंट सोर्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि कितनी आ जाएगी, आई इज इक्वल्स टू 12/6 दैट इज वी बाई आर। तो वो आ गई बेटा 2 एम्पियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द न्यू करंट सोर्स। ठीक है, अब हम लोग नए करंट सोर्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है बेटा, redraw the circuit, replace the voltage source and its series resistor with a new current source and parallel resistor with that new current source। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया बेटा, करंट की वैल्यू मिल गई थी और ये रेजिस्टर की वैल्यू बेटा बदलेगी नहीं, जो ये रेजिस्टर है यहाँ पे वही रेजिस्टर आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन रहेगी। वोल्टेज है, रेजिस्टर है, जो नया करंट सोर्स रहेगा वो वी बाई आर, मतलब बेटा 12 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। और बेटा रेजिस्टर की वैल्यू बदलती नहीं है, चाहे वो सीरीज में लगा हुआ हो या फिर पैरेलल में लगा हुआ। ठीक है, इसके बाद बेटा पूछा है स्टेट सुपरपोजिशन थ्योरम, लिस्ट द ड्रॉबैक्स
ऑफ द सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है और साथ ही साथ उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं वो भी लिखने हैं। तो चलो देखते हैं, पहले समझ लेते हैं बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम बोलता क्या है। कंसीडर करो बेटा कोई एक सर्किट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सोर्स एनर्जी सोर्सेज लगी हुई है, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, वो कुछ भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना है बेटा, किसी भी एलिमेंट से कंबाइंड रिस्पांस निकालना है। किसी भी एलिमेंट से बेटा इस सोर्स की वजह से कितना रिस्पांस आ रहा होगा, इस सोर्स की वजह से कितना रिस्पांस आ रहा है, वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, किसी भी एक सोर्स को ऑन करते हैं और उस टाइम पे किसी और सोर्स को क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस कर देते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से। जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स रहा तो उसको शॉर्ट सर्किट और आइडियल करंट सोर्स रहा तो उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेटा हम लोग इस करंट के थ्रू क्या करते हैं, जब कैलकुलेशन करेंगे तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, शॉर्ट कर देंगे, फिर इसमें से जितना करंट फ्लो होगा वो फाइंड करेंगे। फिर बेटा वो करंट को एक साइड में लिख कर उसकी डायरेक्शन ध्यान रखेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस वोल्टेज सोर्स को जब ऑन करेंगे तो इसको ओपन सर्किट करेंगे और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हम लोग पता करेंगे। लास्ट में बेटा अगर दोनों करंट की डायरेक्शन सेम आई, कौन से दो करंट, इस करंट सोर्स की वजह से और इस वोल्टेज सोर्स की वजह से इस रेजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन है अगर वो सेम आई तो हम लोग दोनों की एडिशन कर देंगे, और अगर बेटा डायरेक्शन अलग आई तो दोनों की सब्सट्रैक्शन कर देंगे। तो चलो देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है बेटा। द सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेट्स दैट in any linear network containing two or more sources, the response current in any element is equal to the algebraic sum of the response in bracket current caused by the इंडिविजुअल सोर्स एक्टिंग अलोन। जैसा कि मैंने समझाया है बेटा, किसी भी एलिमेंट से अगर मुझको रिस्पांस निकालना है तो मुझे इंडिविजुअल सोर्स की वजह से बनने वाला रिस्पांस निकालना पड़ेगा और लास्ट में सबकी एडिशन कर देना पड़ेगा। ठीक है, चलो बट याद रहे बेटा जब भी हम लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट while considering of individual sources, the other ideal voltage source are replaced by short circuit and the other ideal current source are replaced by open circuit। साथ ही साथ ये बात याद रखना है बेटा कि हमारी करंट की डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, उस एलिमेंट में रिस्पांस निकालते वक्त। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या है बेटा, तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स। सबसे पहला ड्रॉबैक ये है बेटा कि नॉन लीनियर सर्किट में अगर कोई सपोज कोई नॉन लीनियर सर्किट है बेटा, अगर सर्किट में डायोड वगैरह आ गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम वर्क नहीं करता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा अगर डिपेंडेंट सोर्स आ गए, ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स समझते हैं ना, इस तरीके का सिंबल होता है बेटा, मतलब इस वाले वोल्टेज सोर्स की वैल्यू सर्किट में किसी भी दूसरे एलिमेंट पर डिपेंडेंट हो सकती है। अगर ऐसा कोई डिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल है तब भी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सुपरपोजिशन थ्योरम की हेल्प से हम लोग पावर भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। और लास्ट में बेटा जैसे कि मैंने बोला है कि दो सोर्स या दो से ज़्यादा सोर्स होना ज़रूरी है, तो अगर किसी सर्किट में सिर्फ एक सोर्स है तो वहाँ पे हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें टोटल 4 आप लोग ड्रॉबैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन पूछा है बेटा जो इस वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है 2025 विंटर में, दैट इज गिव द कंपैरिजन बिटवीन टी एंड पाइप अटेन्यूएटर। पहले तो बेटा अटेन्यूएटर क्या होता है, इट इज़ एन पावर लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल। ओके, सॉरी, तो सबसे पहले देख लेते हैं बेटा दोनों को क्या करना है, हम लोगों को कंपेयर करना है। तो पैरामीटर देख लेते हैं बेटा, दोनों के पैरामीटर, एक है टी अटेन्यूएटर और एक है बेटा पाई अटेन्यूएटर। सबसे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देख ले, तो यहाँ पे कैसे याद रखोगे आप लोग बेटा कंपैरिजन, सीरीज शंट सीरीज रजिस्टर अरेंजमेंट है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे बेटा, इसको हम लोग सीरीज मानेंगे, इसको शंट और इसको सीरीज। तो हम लोग याद करेंगे बेटा कि ये कैसा है, एक सीरीज शंट सीरीज रेजिस्टेंस अरेंजमेंट का, ठीक है, कॉम्बिनेशन है। और बेटा पाई क्या है बेटा, शंट सीरीज शंट। देखिए शंट सीरीज एंड शंट, ठीक है, ये रेजिस्टर अरेंजमेंट इसमें यूज़ हुई है। दोनों ही नेटवर्क जो है बेटा वो सिमेट्रिकल टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो ये आप कंपैरिजन में पॉइंट लिख भी सकते हो कि नेटवर्क का टाइप क्या है, तो दोनों सिमेट्रिकल नेटवर्क है बेटा। पावर हैंडलिंग कैपेसिटी के मामले में अगर देखा जाए तो टी टाइप अटेन्यूएटर हैंडल्स लोअर पावर लेवल, ये क्या करता है बेटा, लोअर पावर हैंडल करता है। वहीं पे अगर बात की जाए बेटा पाई टाइप अटेन्यूएटर की, तो ये क्या करता है, हायर पावर लेवल को क्या करता है बेटा, हैंडल करता है। ठीक है, यूज़ केस क्या है बेटा इनके, कहाँ पे इनको यूज़ कर सकते हैं, तो प्रेफरेबल फॉर लो पावर एप्लीकेशन, जहाँ पे पावर की एप्लीकेशन क्या होती है बेटा, लो होती है, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली बेटा यहाँ जो पाई टाइप अटेन्यूएटर होता है उसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं बेटा, जहाँ पे हायर पावर एप्लीकेशन होती है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग लास्ट में क्या कर सकते हो, इसकी डायग्राम बना सकते हो बेटा, जिससे ये क्या हो जाएंगे, हमारे कुल 5 पॉइंट हो जाएंगे बेटा, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्या किया है, कंपेयर किया। ठीक है, इसके बाद बेटा एक न्यूमेरिकल पूछा है,
अ कॉइल कंसिस्ट ऑफ 0.08 हेनरी इंडक्टेंस विथ रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। फाइंड, हम लोगों को क्या बोला है बेटा कि यहाँ पर एक कॉइल है जिसका इंडक्टेंस 0.08 हेनरी है, जिसका रेजिस्टर 40 ओम है, ठीक है। और बेटा कनेक्टेड कहाँ पर है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ कनेक्ट है। तो हमें क्या क्या निकालना है बेटा, इम्पीडेंस निकालना है, रिएक्टेंस निकालना है, करंट निकालना है और पावर फैक्टर निकालना है। ये जो न्यूमेरिकल है बेटा, ये टॉपिक से आया है आरएल सीरीज सर्किट से। कहाँ से आया है, आरएल सीरीज सर्किट से, जहाँ पे एक इंडक्टर रेजिस्टर्स के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। तो बेटा इस तरीके के सर्किट में अगर हमें इम्पीडेंस निकालना होता है तो इम्पीडेंस निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है बेटा, रिएक्टेंस निकालना होता है। तो इस सर्किट में कौन सा रिएक्टेंस निकलेगा बेटा, क्योंकि ये आरएल सर्किट है तो इसमें जो रिएक्टेंस निकलेगा वो निकलेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो कि होता है बेटा एक्सएल। क्या होता है, एक्सएल। और एक्सएल का फॉर्मूला होता है बेटा एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं बेटा एक्सएल इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू एफ की जगह पर बेटा 50, जो कि न्यूमेरिकल के अंदर गिवन वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई 0.08, ये भी न्यूमेरिकल के अंदर गिवन वैल्यू। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 25.13 ओम। ओके, फिर यही एक्सएल की हेल्प से हम लोग बेटा इंपीडेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि आरएल सर्किट का जो इंपीडेंस है वो गिवन होता है बेटा Z इज इक्वल्स टू √r² प्लस XL²। वहीं पे अगर RC होता बेटा तो R² प्लस XC होता, और वहाँ पे RLC होता अगर तो R² प्लस √XL माइनस XC होल स्क्वायर होता, ठीक है। बट ये सिर्फ आरएल सर्किट है, इसलिए बेटा √r² मतलब 40 का स्क्वायर प्लस XL² मतलब बेटा 25.13 का स्क्वायर, ठीक है। जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास Z की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है बेटा 47.238 ओम। ओके, इसके बाद क्या निकालने के लिए बोला था, करंट। तो करंट क्या निकालेंगे हम लोग, जनरली बच्चे बेटा यहाँ पे गलती कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो करंट निकालने के लिए बोला होता है बेटा वो RLC सर्किट, RC सर्किट के लिए। RC सर्किट के लिए अगर आप लोग करंट के लिए फॉर्मूला डालोगे V/R तो वो चूक जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, V/Z। तो V कितना है बेटा 230 वोल्ट, Z कितना है बेटा 47.238। ओके, तो यहाँ पे करंट कितना निकल जाएगा, I इज इक्वल्स टू 4.86। याद रखना है V/Z। उसी तरीके से बेटा अगर पावर फैक्टर निकालना है तो पावर फैक्टर इज इक्वल्स टू होता है बेटा cos phi इज इक्वल्स टू R/Z। R कितना है 40 ओम, Z कितना है बेटा 47.238, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आएगा बेटा 0.846। बट याद रहे यहाँ पे हम लोगों को लैगिंग लीडिंग लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कौन सा सर्किट है बेटा, आरएल मतलब इंडक्टिव सर्किट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये कौन सा पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है। इसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें पहला ही क्वेश्चन है बेटा फाइंड द करंट इन द 6 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन इन फिगर नंबर 1। तो यहाँ पे बेटा मेथड नहीं बताया, यहाँ पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई या फिर कुछ गड़बड़ हो गई थी एग्जाम सेट करने वालों से। मेथड नहीं बताया बेटा, मेश एनालिसिस लगाना है, नोड एनालिसिस लगाना है, क्या लगाना है, सिर्फ बोला है फाइंड द करंट इन द 6 ओम रजिस्टर इन द सर्किट शोन। ओके, तो हम लोग बेटा इस वाले सर्किट में क्या लगाते हैं, हम लोग मेश एनालिसिस लगा देते हैं। तो याद रखना है यहाँ पे 24 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 18 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, 3 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर, यहाँ पे 6 ओम का रजिस्टर है। मैश एनालिसिस लगाने का बेटा सबसे पहला रूल है कि हम लोग इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन से क्या कर लेते हैं बेटा, दोनों लूप के अंदर एक क्या कर लेते हैं हम लोग, एक लूप बना लेते हैं बेटा। दोनों इसके अंदर क्या दे देते हैं, दोनों मेश के अंदर एक लूप बना लेते हैं, जिसकी डायरेक्शन हम लोग क्या देते हैं बेटा, क्लॉकवाइज दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि इस वाले लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है और इस वाले में I2 है, और इस ब्रांच से क्या करंट फ्लो हो रहा है तो वो हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ से बेटा कंसिडर करो कि मैं पोलैरिटी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स को पोलैरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 ओम में बेटा अगर करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव लिखना है, लीव कर रहा है तो नेगेटिव लिखना है। यहाँ पे बेटा एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव लिखना है, लीव कर रहा है तो नेगेटिव लिखना है, ठीक है। ये हो गया है। अब इधर वाले लूप के लिए देख लेते हैं बेटा। तो जब हम लोगों ने एक बार पॉजिटिव नेगेटिव इस साइड से दे दिया है तो इसको दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसे घूम के करंट जाएगा, इधर से पॉजिटिव से एंटर किया और नेगेटिव से लीव किया। यहाँ पे करंट है बेटा I1 है, सॉरी यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा I1 माइनस I2, क्योंकि I1 ऊपर से आ रहा है और I2 नीचे से जा रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए हम लोगों ने I1 के रेफरेंस में I1 माइनस I2 लिख दिया है और प्लस माइनस की डायरेक्शन भी दी। हमेशा दो लूप के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करनी है, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब इस पहले लूप में हम लोग क्या करते हैं बेटा, KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा अप्लाई KVL एट लूप 1। अब देखो लूप 1 में KVL अप्लाई करने के टाइम पर क्या बात याद रखनी है, सबसे पहले देखो जहाँ से हम लोग एंटर कर रहे हैं बेटा, निगेटिव से एंटर कर रहे हैं और पॉजिटिव पे लीव कर रहे हैं, तो 24 को पॉजिटिव रखना है, ठीक है, याद रहेगा।
फिर आगे बेटा यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, पॉजिटिव से एंटर किए बट लीव कहाँ से किया बेटा, निगेटिव से, इसलिए -3, और यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉप लेना है तो इस 3 से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1, इसलिए बेटा 3 × I1, ठीक है। फिर पॉजिटिव से एंटर किया, निगेटिव से लीव किया बेटा, इसलिए -6, और करंट कौन सा है यहाँ पे, I1 - I2 = 0। अब सर्किट में कोई रेजिस्टर नहीं है इसलिए = 0। फिर बेटा इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 24 - 3I1 - 6I1 माइनस इंटू माइनस प्लस 6I2 = 0। देन बेटा 24 -6 - 3 -9I1 प्लस 6I2 = क्या हो जाएगा बेटा, 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये जो कोइफिशिएंट वाली टर्म है, जो कोइफिशिएंट फ्री टर्म है, उसको = के उस साइड भेजते, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, -9I1 प्लस 6I2 = -24। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब इस वाले लूप में हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, KVL लगाते हैं, तो अप्लाई KVL एट लूप 2। तो यहाँ पे बेटा इसकी डायरेक्शन को ध्यान से देखना है। सर पॉजिटिव से एंटर किया, निगेटिव से लीव किया, इसलिए बेटा -18। सर निगेटिव से एंटर किया है और पॉजिटिव से लीव किया, एक ही बार जो सेंटर की ब्रांच है बेटा उसको एक ही बार पॉजिटिव निगेटिव वाली पोलैरिटी देनी है, ठीक है। तो -18 सर निगेटिव से एंटर, पॉजिटिव से लीव, इसलिए +6। करंट कौन सा बेटा, I1 - I2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस पॉजिटिव से एंटर किया, निगेटिव से लीव किया बेटा, इसलिए -3I2 = 0, ओके। अब यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -18 प्लस 6I1 माइनस, देखो 6I1, 6 प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो -6I2 - 3I2 = 0। -3I2 - 6I2 दोनों मिलके बेटा -9I2 प्लस 6I1, इधर 18 बेटा पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसको उस साइड भेज देते हैं बेटा, तो क्या आ जाएगा, 6I1 - 9I2 = 18। ये आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आता है बेटा, I1 और I2 जो कि होता है 2.4 एम्पियर, और I2 होता है बेटा -0.4 एम्पियर। बट एक बात याद रखिए, हमको क्वेश्चन में पूछा गया है बेटा, क्वेश्चन में पूछा है हम लोगों को कि 6 ओहम में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, वो याद रखना है। तो 6 ओहम में से हमें पता है बेटा I1 - I2 फ्लो हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे लास्ट में कि करंट थ्रू द 6 ओहम इज I1 - I2 दैट इज 2.4 माइनस ऑफ इन ब्रैकेट -0.4। तो दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2.8 एम्पियर, ठीक है। इसी में आगे क्वेश्चन पूछा है बेटा, ऑब्टेन थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर नंबर 2। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट से करंट निकालने के लिए नहीं बोला है बेटा, सिर्फ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है, जिसमें क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर होता है। मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हमको रिप्लेस करना है एक वोल्टेज सोर्स जिसके साथ सीरीज में क्या लगा हुआ होगा, रेजिस्टर लगा हुआ होगा। चलो अभी सबसे पहले फाइंड करते हैं बेटा कि इन दो टर्मिनल के बीच में कितना वोल्टेज, ओके। अब हमें पता है बेटा ये ओपन सर्किट है, मतलब यहाँ पे अगर मुझे फाइंड करना है वोल्टेज, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ का वोल्टेज अगर मैं फाइंड कर पाऊँ तो मुझको यहाँ का भी वोल्टेज मिल जाएगा। अब यहाँ का वोल्टेज कैसे फाइंड होगा बेटा, यहाँ का तो वोल्टेज पता है, अब मुझे यहाँ पे का वोल्टेज पता करना है, तो क्या मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ से करंट को क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे, करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टर, मुझे यहाँ का भी वोल्टेज मिल जाएगा बेटा, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, एक तो दोनों को एडिशन कर देंगे या फिर दोनों की सब्सट्रैक्शन कर देंगे। चलो देखते हैं अभी वहाँ पर कितना वोल्टेज आता है। तो इस वाली ब्रांच का मतलब 6 ओहम में से कितना करंट फ्लो हो सकता है, ये चेक करने के लिए हमें इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो देखना है, ठीक है। उसको देखने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे KVL, ठीक है। तो KVL का रूल पता है कि सर करंट एंटर किया तो पॉजिटिव, लीव किया तो नेगेटिव, एंटर किया तो पॉजिटिव, लीव किया तो नेगेटिव। चलो देखते हैं फिर बेटा यहाँ पे लगा के, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग लगा रहे हैं वैल्यू, तो 50 वोल्ट माइनस, माइनस क्यों, पॉजिटिव से एंटर किया, नेगेटिव से लीव किया, तो बेटा -10I, ये वाला 10I यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप बेटा 6I माइनस 6I, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, -10। अब 50 - 10 कितना हो जाएगा बेटा, 40, -10 - 6 -16I = 0। तो -16 को = के इस साइड पे भेजेंगे बेटा, तो 40 = 16 × I, और I निकाला बेटा तो कितना हो जाएगा, 14 डिवाइडेड बाय 6, 40 डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल्स टू 2.5 एम्पियर। मतलब मुझे यहाँ से फ्लो होने वाला करंट पता चल गया है। अब मैं उसको 6 ओम के साथ मल्टीप्लाई करके बेटा, ठीक है, यहाँ का वोल्टेज निकाल सकता हूँ, यहाँ का, इस टर्मिनल का AB का। तो AB का अगर निकालना है तो यहाँ का वोल्टेज निकालते हैं, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बेटा, 10 + 6I। सर प्लस क्यों, तो देखो बेटा निगेटिव पॉजिटिव, इसलिए बेटा यहाँ पे प्लस साइन, अगर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव होता तो माइनस साइन होता, ओके। मतलब दोनों क्या आ गए बेटा, दो बैटरी जैसे हो गए जो कि सीरीज में लगी हुई है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन। अब 6 देखो, 10 + 6 × I, तो 10 + 6 × 2.5, तो बेटा आंसर कितना आ जाता है, ये 25 वोल्ट। मतलब मुझे VTH मिल गया है जो कि थेवेनिन्स के लिए
ज़रूरी है बेटा थेवेनिन सर्किट के लिए थेवेनिन्स वोल्टेज। आगे देखते हैं, आगे मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, आरटीएच। तो आरटीएच फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या करना होता है कि मुझे आरटीएच अगर इस टर्मिनल से फाइंड करना है बेटा, तो अंदर वाले अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएंगे, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट से। बट यहाँ पे बेटा दोनों ही सोर्सेज क्या है, वोल्टेज सोर्स है, इसलिए हम लोग उनको शॉर्ट कर देंगे, ये भी शॉर्ट और ये भी शॉर्ट। जैसे ही इनको शॉर्ट किया बेटा तो ये आ जाएगा 3 ओहम 6 ओहम 3 ओहम, तो ये 10 ओहम 10 ओहम 6 ओहम एंड 3 ओहम। तो ये 10 ओहम और ये 6 ओहम दोनों कैसे लगे बेटा, पैरेलल में। तो दोनों को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला 3 ओहम उसके साथ कैसे आ जाएगा बेटा, सीरीज में। तो 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 6 प्लस 3। यहाँ पे करंट बेटा अलग अलग हो जा रहे हैं ना, अगर सेम होता तो हम लोग बोलते सीरीज में। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा बेटा, जो भी इसका आंसर आएगा, जैसे 3.75 वो इस 3 के साथ कैसे होगा, सीरीज में लगा हुआ होगा। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, आरटीएच फाइंड कर लिया है। और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करने के लिए हमें दो ही चीज़ की ज़रूरत होती है, एक वीटीएच एक आरटीएच। तो हम लोग लास्ट में बेटा वीटीएच एज अ वोल्टेज सोर्स और आरटीएच एज अ सीरीज रेजिस्टर को ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के सी में क्या पूछा है, फॉर अ सिंगल फेज सीरीज आरसी सर्किट, ओके आरसी सर्किट है, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, राइट वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, ड्रॉ द इम्पीडेंस ट्रायंगल, ड्रॉ द फेजर डायग्राम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, ड्रॉ करेंगे सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम में क्या होगा बेटा, एक सिंगल फेज एसी सप्लाई होगा, उसके आगे क्या लगा होगा बेटा, एक रेजिस्टर लगा होगा, जिसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है, एक मार्क्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इसमें क्या बोला है, इसने बोला है राइट वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन। तो हमें वोल्टेज तो बेटा जो इंस्टेंटेनियस होता है वी एम साइन ओमेगा टी, वो तो करेक्ट ही रहेगा, बट वोल्टेज के साथ जो इसमें बेटा कैपेसिटर लगा है, इस वजह से करंट क्या कर जाएगा, यहाँ पे लीड कर जाएगा बेटा 90 डिग्री से। तो उसको हम लोगों को क्या दिखाना है बेटा, आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, और यहाँ पे 5 की वैल्यू हो जाएगी बेटा π/2। तो आपको लिखना है यहाँ पे 5 की जगह पर π/2, क्योंकि यहाँ पे करंट 90 डिग्री से आगे जा रहा है। और एक बात याद रखना है बेटा तुम लोगों को, जब भी हम लोगों को बोला रहेगा कि हम लोगों को क्या करना है बेटा, फेजर डायग्राम निकालनी है, क्या है, या फिर इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालना है, तो इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालने से पहले हमें फेजर डायग्राम निकालनी आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले फेजर डायग्राम देख लेते हैं और उसके बाद इम्पीडेंस। ठीक है, तो फेजर डायग्राम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, सबसे पहले हम लोगों को एक रेफरेंस फेजर लेना पड़ता है, जो कि ये वाली कंडीशन में बेटा क्या रहेगा, करंट, क्योंकि सीरीज सर्किट और सीरीज सर्किट में करंट चेंज नहीं होता है। तो हम लोग एक करंट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे बेटा, ठीक है, आई। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारा सर्किट कौन सा है, हमारा सर्किट है आरसी। तो बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे, करंट ड्रॉ करके आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता है बेटा रेजिस्टेंस के लिए करंट और वोल्टेज क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा बेटा वी आर, वो हम लोग इसी करंट के साथ फेज में बना लेंगे, जो कि आ जाएगा बेटा वी आर। ठीक है, वी आर के बाद बेटा मुझे और एक वोल्टेज लेना है, जो कि कैपेसिटर के अक्रॉस आ रहा है बेटा, जो कि होगा वी सी। बट याद रखना है हम लोगों को कि करंट के कंपेयर में जो कैपेसिटर का वोल्टेज होता है बेटा, वो पीछे होता है और करंट 90 डिग्री से आगे होता है। तो यहाँ पर आने के बाद बेटा मुझे वोल्टेज की एक ऐसी वैल्यू लेना है जो कि करंट से 90 डिग्री पीछे चली जाए। तो मैं इसको नीचे की तरफ ड्रॉ कर देता हूँ बेटा, क्योंकि फेजर क्या होते हैं, कैसे रोटेट करते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। मतलब वीसी को मैंने क्या किया बेटा, क्लॉकवाइज घुमा के 90 डिग्री से पीछे कर दिया। अब इस वी आर और इस वीसी को हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक फेजर से जोड़ देंगे, जो कि टोटल वोल्टेज होगा। अब इस फेजर डायग्राम से बेटा अगर मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है बेटा, इम्पीडेंस ट्रायंगल निकालना है। तो इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे निकलता है, इस फेजर डायग्राम की हर साइड को मैं आई से डिवाइड कर देता हूँ बेटा। तो यहाँ पे वीसी है तो क्या होगा, आई इंटू एक्स सी, तो आई कैंसिल होकर क्या बचेगा बेटा, एक्स सी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, वी आर है तो आई इंटू आर, आई कैंसिल होकर क्या बचेगा, आर। और यहाँ पे क्या है बेटा, आई इंटू जेड, तो आई कैंसिल होकर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू क्या है, इंटू जेड। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, आई कैंसिल होके जेड। ओके, इसके बाद बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा था कि एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर इन द आरएलसी सीरीज सर्किट। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है बेटा, जब भी सीरीज सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन आती है, उस टाइम पे जो भी करंट आता है वो मैक्सिमम आता है, क्योंकि जेड किसके बराबर हो जाता है बेटा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। और एक्सएल और एक्सी दोनों सेम होने की वजह से एक्सएल माइनस एक्सी की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ ये चीज़ याद रखनी है बेटा कि यहाँ पे ये भी लिखा है कि पावर फैक्टर, वेरिएशन ऑफ पावर फैक्टर इन आरएलसी सीरीज रेजोनेंट सर्किट। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर बेटा हमेशा क्या होता है, यूनिटी होता है। इनकेस अगर एक्सी की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई तो पावर फैक्टर लीडिंग में चला जाएगा, और एक्सएल की वैल्यू अगर थोड़ी बढ़ गई तो पावर फैक्टर लैगिंग में चला जाएगा बेटा। तो ये होल कॉन्सेप्ट हम लोगों को थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में लिखना है कि हाँ, यहाँ पे बेटा करंट की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। अदरवाइज बेटा यहाँ पे आरएलसी सर्किट में जो भी करंट मिलता है हम लोगों को मैक्सिमम ही मिलता है। अगर हम लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा दें तो वो करंट घट जाएगा। ठीक है,
और रेजिस्टेंस के बाद बेटा यहाँ पे अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए या फिर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी या फिर पावर फैक्टर की बात की जाए बेटा, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल्स टू आर बाई जेड, तो यूनिटी ही रहेगा। इन कंडीशन दैट अगर हम लोग एक्सएल की वैल्यू बढ़ा दे तो इंडक्टिव और एक्सी की वैल्यू बढ़ा दे तो कैपेसिटी हो जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है, जिसमें वापस से हम लोगों को 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें लिखा है बेटा पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फॉर सर्किट शोन इन फिगर 3। ओके, यहाँ पे बेटा हम लोगों को क्या बोला है, ये ए और बी के बीच का हम लोगों को रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बीच में एक स्टार बना हुआ है और बाहर एक डेल्टा बना हुआ है। जब भी कभी बेटा तुम लोगों को ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे अंदर स्टार हो और बाहर डेल्टा हो, तो अंदर वाले स्टार को भी क्या कर देना है बेटा, डेल्टा कर देना है। ठीक है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन वी कन्वर्ट इनर स्टार नेटवर्क इनटू डेल्टा नेटवर्क। तो अंदर के स्टार नेटवर्क को हम लोगों को क्या करना है बेटा, डेल्टा करना है। तो याद रखना है कि जब भी किसी स्टार नेटवर्क को डेल्टा बनाओ तो यहाँ पे नंबरिंग कर देना बहुत ज़रूरी है बेटा, ताकि हम लोगों को याद रहे। चलो यहाँ पे अगर सेम वैल्यू है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वैल्यू डिफरेंट रही तो हम लोगों को नंबरिंग बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। ठीक है, तो चलो एक बेटा हम लोग क्या करते हैं, डमी सर्किट बना लेते हैं, जो कि मैंने रेड कलर से बनाया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, इस डमी डेल को, जो कि हमने स्टार से डेल्टा बनाया है बेटा, डमी की वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो डमी की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें इस स्टार का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो स्टार का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा कि दिस आर मल्टीप्लाइड बाय दिस आर प्लस दिस आर मल्टीप्लाइड बाय दिस आर प्लस दिस आर मल्टीप्लाइड बाय दिस आर। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जो कि होगी 48 ओम स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है बेटा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले रेजिस्टर की। तो मैं क्या करूँगा, इस आर इक्विवेलेंट को इसके अपोजिट में जो ब्रांच में रेजिस्टर आ रहा है मतलब 4, उससे क्या कर दूंगा बेटा, डिवाइड। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 12 ओम। ठीक है, सिमिलरली बेटा मुझे यहाँ का अगर रेजिस्टर निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इस वाले रेजिस्टर के अपोजिट वाला रेजिस्टर 4। ठीक है, सिमिलरली 2 3 3 1 सभी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, 12 12 एंड 12। जब मैं इसको वापस से रीड्रॉ करूँगा बेटा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से ये समझ में आता है सर ये 4 और ये 12 क्या आ गए हैं पैरेलल में, ये 12 और ये 4 क्या आ गए हैं पैरेलल में, ये 4 और ये 12 क्या आ चुके हैं पैरेलल में। तो अब 4 और 12 पैरेलल का कॉम्बिनेशन सॉल्व करके हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है बेटा ये 12 4 12 4 एंड 12 4 क्या है पैरेलल में। तो 12 4 12 4 जब हम सॉल्व करेंगे पैरेलल में तो आ जाएगा बेटा 3, मतलब इन दोनों को मिलके 3 और इन दोनों को मिलके 3। तो ये ऐसे 3 आ जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से कोई टर्मिनल बाहर नहीं निकला है। तो ये 3 और ये 3 दोनों कैसे आ जाएंगे बेटा, मतलब यहाँ का 3 और यहाँ का 3 दोनों सीरीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, और ये वाला 3 उनके साथ पैरेलल में रहेगा। तो ऊपर वाले दोनों 3 को हम लोग क्या कर देंगे, सीरीज़ में जोड़ देंगे, तो वो 6 ओम हो जाएगा। और नीचे वाला 3 बेटा ए बी टर्मिनल के बीच में एज इट इज़ ही रहेगा। तो मुझे रेजिस्टेंस निकालना है बेटा इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के बीच। तो यहाँ के लिए बेटा ये 6 ओम और ये 3 ओम दोनों कैसे हो गए बेटा, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है बेटा, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 18 बाई 9 और फाइनल आंसर आएगा बेटा 2 ओम। अब आगे देखो बेटा, हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का बी सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम रेजिस्टर यूजिंग नॉर्टन थ्योरम। ठीक है, फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। और फिगर कौन सा बेटा, फिगर नंबर 4 है। तो इस सर्किट में हमें क्या करना है बेटा, 5 ओम के रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो रहा है वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ नॉर्टन थ्योरम। और नॉर्टन थ्योरम की स्टेप्स ये बोलती है बेटा कि जिस किसी रेजिस्टर से हम लोगों को करंट निकालना है उसको सबसे पहले क्या कर देना है बेटा, शॉर्ट कर देना है टू फाइंड आईसी, और वहाँ का शॉर्ट सर्किट करंट हमको निकालना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा हम लोग, टू फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट द 5 ओम रेजिस्टर। तो इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं बेटा। अब यहाँ का करंट मुझे निकालना है, तो ये पूरा करंट घूम के आएगा बेटा। तो यहाँ पे हम लोग अगर आगे देखेंगे तो ये 3 ओम और ये 10 ओम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट है। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हम लोग सॉल्व करते हैं तब हमारा आंसर आता है बेटा, क्या आता है 2.307। क्या आता है बेटा, 2.307। ठीक है, आगे देखो, जब यहाँ पे 2.307 आ गया बेटा तो मुझे आईएससी निकालना है। तो आईएससी निकालना ईजी हो गया है। बाय ओहम्स लॉ हम लोग क्या करेंगे बेटा, आईएससी इज इक्वल्स टू ये वोल्टेज सोर्स डिवाइडेड बाय यहाँ का रेजिस्टर। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 2.307 विच इज इक्वल्स टू 8.67 एम्पियर। ये आ जाएगा यहाँ का करंट जो कि सर्किट से फ्लो रहा है, मतलब यहाँ से फ्लो रहा है। यहाँ से निकालने के लिए बेटा हम लोगों ने पूरे रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया।
अब हमको ISC मिल गया बेटा। अब हमको क्या निकालना है, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो हमने शॉर्ट सर्किट किया है बेटा, वहाँ पे मुझको RTH या RN निकालना है। आप थेवेनिन्स रेजिस्टेंस बोल सकते हो, नॉर्टन रेजिस्टेंस बोल सकते हो, दोनों को कैलकुलेट करने की बेटा क्या है, मेथड सेम है। ठीक है, जब मुझे यहाँ से सर्किट को देखना है बेटा, तो वापस से ये 3 ओहम और ये 10 ओहम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में लगे, क्योंकि करंट ऐसे घूमेगा बेटा और यहाँ के 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, फिर वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि रेजिस्टर कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। जब दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा 10 ओहम एंड 3 ओहम पैरेलल में, तो आंसर आएगा 2.307 ओहम। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमको RN भी मिल गया बेटा। फाइनली लास्ट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक करंट सोर्स और उसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टर होता है। ठीक है, तो करंट सोर्स में क्या लगेगा बेटा, जो हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड किया था ऊपर वाली कंडीशन में, यहाँ वाला। ठीक है, यहाँ पे बेटा हम लोग उसकी वैल्यू लिख देंगे, जो कि कितनी है 8.67, और पैरेलल में कौन सा रेजिस्टर रहेगा, जो हम लोगों ने जस्ट अभी पहले फाइंड किया है बेटा 2.307। और लास्ट में हम लोग वापस से बेटा जिस रेजिस्टर में से हमको करंट की वैल्यू फाइंड करना है उसको वापस से जोड़ देंगे, और यहाँ पे हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा के, मतलब IL लोड करंट इज इक्वल्स टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टर की एडिशन। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 2.74 एम्पियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला है बेटा फाइंड शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस, मतलब Y पैरामीटर फॉर अ नेटवर्क शोन इन फिगर नंबर 5। ये फिगर नंबर 5 है बेटा। यहाँ पे क्या था, बोर्ड के एग्जाम में बेटा यहाँ पे कोई रजिस्टर नहीं था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन हट जा रहे थे, वो भी प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से वो होगा बेटा। तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है बेटा, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर निकालना है, एडमिटेंस पैरामीटर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले केस 1 में शॉर्ट सर्किट द पोर्ट 2 को कर देंगे बेटा शॉर्ट सर्किट। ठीक है, टू फाइंड द Y11 एंड Y21। जैसे इसको हम लोग बेटा शॉर्ट सर्किट करेंगे, ठीक है, तो ये 3 ओहम और ये 2 ओहम एक दूसरे के साथ कैसे आ जाएंगे बेटा, पैरेलल में। और जब 3 ओहम और 2 ओहम को पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है बेटा 6/5। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम लोग बेटा इस सर्किट में KVL अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे V1 है, तो सर V1 करंट क्या करेगा, पॉजिटिव से एंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा, क्योंकि हम लोगों ने करंट की ऐसी डायरेक्शन ली। तो बेटा -I1, फिर बेटा पॉजिटिव से एंटर करेगा और निगेटिव से लीव करेगा अगर, तो बेटा -1.2 इंटू I1 अगर करंट फ्लो हो रहा है इसमें से तो। ठीक है, अब यहाँ की इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, V1 - 1I1 - 1.2 I1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 - 1.2 मतलब 2.2, वो भी माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस -2.2 I1 को इस साइड पे भेजेंगे, तो V1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 2.2 I1। ठीक है, अब मुझे जो बेटा Y पैरामीटर निकालना होता है, तो Y इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, I1 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, क्या होता है, Y11 इज इक्वल्स टू I1 डिवाइडेड बाय V1। तो अब मुझे देखना है बेटा I1 तो यहाँ पे है ही, इस V1 को हम लोग यहाँ लाते हैं, तो इस 2.2 को क्या करना पड़ेगा, 1/k इस साइड पे भेजना पड़ेगा बेटा। तो ये आ गया 1/2.2 विच इज इक्वल्स टू 0.45 मोह। ठीक है, ये आ गया बेटा हमारा पहला पैरामीटर। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस सर्किट को ध्यान से देखते हैं। तो इस सर्किट में मुझे अगर I2 की वैल्यू निकालना है, तो मुझे इस वाली करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाते हैं बेटा। तो I2 इज इक्वल्स टू टोटल करंट I1 मल्टीप्लाइड में, मुझे इस ब्रांच का रजिस्टर में से करंट निकालना है, तो इसके अपोजिट वाली ब्रांच में कौन सा रजिस्टर है बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 2 + 3। ठीक है, 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 2I1 डिवाइडेड बाय 5। ये आ जाएगा बेटा 2 डिवाइडेड बाय 5 विच इज I1। अब यहाँ पे I2 इज इक्वल्स टू 2/5 मतलब बेटा 0.4 इंटू I1। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन की वापस से हेल्प लेंगे बेटा। I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये V1 को इधर भेजा तो बेटा I1 इज इक्वल्स टू Y11 इंटू V1। अब Y11 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं बेटा, जो कि कितनी है 0.45 मोह। तो यहाँ पे पुट करते ही क्या आ जाएगा बेटा, ये देखो 0.4 I1 की जगह पर क्या पुट करना है, 0.45 इंटू V1। ठीक है, मतलब I2 इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 0.45 इंटू V1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, I2 इज इक्वल्स टू 0.18 इंटू V1। बट याद रखना है कि Y21 निकालना है, तो करंट I2 ऊपर, तो I2 एज इट इज़ ऊपर, और इस V1 को इस साइड में भेज देंगे। तो I2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बेटा, V1 विच इज इक्वल्स टू 0.18 मोह। ठीक है, मतलब यहाँ से हमको 2 पैरामीटर पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है बेटा, नेक्स्ट पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरामीटर निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पोर्ट 1 को शॉर्ट करेंगे। तो ठीक है, इस बार पोर्ट 1 को शॉर्ट करेंगे, फिर बेटा ये 1 और ये 2 एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ गए, तो इनको सॉल्व करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 0.67। जब यहाँ पे V2 है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग अगर इस साइड से ऐसे KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव एंटर, निगेटिव लीव, पॉजिटिव एंटर और निगेटिव पे लीव लगाना पड़ेगा। तो आंसर क्या आएगा बेटा, अप्लाई केवीएल के बाद V2 माइनस 3I2 माइनस 0.6I2 जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं। V2 माइनस 3I2 माइनस 0.67I2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बेटा V2 माइनस 3.67 इंटू I2, दोनों को ऐड कर देंगे तो बेटा माइनस साइन के साथ 3.67 इंटू I2 इज इक्वल्स टू 0। तो V2 इज इक्वल्स टू 3.67, I2 को इस साइड पे भेजते। बट हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे I2 डिवाइडेड बाई V2, इसलिए I2 एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा और V2 को हम लोग इस साइड से इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाई 3.67 करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा बेटा, Y22 मिल जाएगा विच इज इक्वल्स टू 0.27 मोह। ठीक है, नेक्स्ट फिर बेटा हम लोग क्या करेंगे, पिछले प्रीवियस केस की तरह मुझे क्या करना है बेटा, I1 निकालना है। तो I1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, टोटल करंट I2 मल्टीप्लाइड बाई इस वहाँ यहाँ से करंट निकालना है तो अपोजिट ब्रांच वाला रेजिस्टर 2 डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंट की एडिशन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर आता है I1 इज इक्वल्स टू 0.67 इंटू I2। फिर बेटा हम लोग इस वाली इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ये वाली इक्वेशन क्या है बेटा, I2 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू Y22। ठीक है, तो I2 इज इक्वल्स टू Y22 इंटू V2। ठीक है, तो I2 क्या हो जाएगा बेटा, Y22 की वैल्यू डालने के बाद 0.27 इंटू V2। फिर इस I2 को बेटा हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इस वाली जगह पर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, I1 एज इट इज इक्वल्स टू 0.67 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाई I2 की जगह पर बेटा 0.27 इंटू V2। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा V2 आ चुका है, I1 आ चुका है, तो मुझे क्या चाहिए बेटा, I1 डिवाइडेड बाई V2 विच इज इक्वल्स टू Y12। तो बेटा 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 0.27, तो आंसर आ जाएगा 0.18। दैट इज Y इज इक्वल्स टू Y12 इज इक्वल्स टू 0.18 मोह। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। तो इसमें क्या है, अ कॉइल ऑफ अ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.1 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद कैपेसिटर ऑफ 150 पिकोफैरेड। तो इस पे याद रखना है यूनिट पे, ओके। अक्रॉस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, कैलकुलेट इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस एंड करंट। चार चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा क्या गिवन है हम लोगों को। गिवन इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू कितना है बेटा 10 ओहम, L इज इक्वल्स टू 0.1 हेनरी, C इज इक्वल्स टू 150 पिकोफैरेड। पिको का प्रीफिक्स 10 टू द पावर ऑफ 12 हमको लिख लेना है, यहाँ पे माइक्रो भी आ सकता है बेटा एग्जाम में। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट और F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। पहला ही पैरामीटर हमको निकलने के लिए बोला है बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्या निकालने के लिए बोला है बेटा हम लोगों को, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के लिए बोला है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हमें निकालना है एक्सएल, तो ये हो जाएगा बेटा एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 0.1 विच इज इक्वल्स टू बेटा 31.41 ओहम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है बेटा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सी इज इक्वल्स टू 1/2πfc। तो 1/2 इंटू पाई इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 150 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -12 जो कि कैपेसिटर की वैल्यू है, विच इज इक्वल्स टू 21.22 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 ओहम। ठीक है, ज़्यादा बड़ी यूनिट को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेशन करेक्ट है। इम्पीडेंस क्या है बेटा, इम्पीडेंस क्या होता है आरएलसी सीरीज सर्किट का, सर जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। अगर हम लोग सारी वैल्यू पुट करें बेटा, जैसे 10 स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 31.41 माइनस 21.22 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 ब्रैकेट क्लोज करके उसका स्क्वायर किया, तो आंसर आता है बेटा जेड इज इक्वल्स टू 21.22 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 ओहम। लास्ट में हम लोगों को क्या निकालना है बेटा, करंट निकालना है। तो करंट क्या होता है, V बाय जेड। ठीक है, क्या होता है बेटा करंट, V बाय जेड। तो V हमको पता है, Z हमको पता है, फॉर्मूले में डाल के हम लोग आंसर निकालेंगे। बट याद रहे इसका यूनिट भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है बेटा वो कुछ इस तरीके से है। RLC सीरीज सर्किट विथ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम, इंडक्टेंस ऑफ 0.25 हेनरी एंड कैपेसिटेंस ऑफ 100 पिकोफैरेड, वापिस से ध्यान रखना है बेटा, इज सप्लाइड विथ 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। डिटरमाइन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करंट एट रेजोनेंस, पावर फैक्टर एंड क्वालिटी फैक्टर। तो ये वाले क्वेश्चन बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड रहते हैं कि आपने कितने अच्छे से फॉर्मूलों को लर्न किया है। ठीक है, तो सबसे पहले है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा 1/2π अंडर रूट L इंटू सी विच इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है, 2π अंडर रूट L की जगह पर क्या लिखना है बेटा 0.25 मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटर की जगह पे बेटा 100 इंटू पिको मतलब 10 टू द पावर ऑफ -12। तो आंसर आ जाएगा बेटा 31830.98 हर्ट्ज। ओके, ये आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
नेक्स्ट सेकंड नंबर पे क्या करना है बेटा, करंट एट रेजोनेंस। तो हमें पता है करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है बेटा रेजोनेंस कंडीशन में, स्पेशली सीरीज सर्किट में। तो आई इज इक्वल्स टू वी बाई जेड। तो बेटा वी बाय क्या आ जाएगा आर। तो हमको पता है 250 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 12.5 एम्पियर। ठीक है। देन बेटा थर्ड नंबर पे हम लोगों को क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर क्या होता है बेटा कॉस फाई। ठीक है। और कॉस फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आर बाई जेड। क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन है तो क्या होगा आर बाई आर मतलब 1। ठीक है। लास्ट में हम लोगों को निकालना है बेटा क्वालिटी फैक्टर। ठीक है। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल्स टू 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर कितना होता है बेटा, आर कितना है 20 अंडर रूट एल कितना है बेटा 0.25 डिवाइडेड बाय सी कितना है बेटा 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर ऑफ -12। तो आंसर आ जाएगा आपका 2500 विच इज द क्वालिटी फैक्टर। इसके बाद आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 6 मार्क का एक क्वेश्चन होता है बेटा। तो इसमें पहले ही क्वेश्चन है यूज नोडल एनालिसिस टू कैलकुलेट द पावर डिसिपेशन अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 6। ओके, ये फिगर 6 है। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, इस सर्किट में नोडल एनालिसिस की हेल्प से इस 4 ओम में कितना पावर डिसिपेट हो रहा है वो हमको पता करना है। तो बेटा इसमें से अगर हमको पावर डिसिपेट पता करना है तो इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है वो पता करना पड़ेगा, और उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय उस करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इस 4 ओम के रेजिस्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पावर मिल जाएगा। ठीक है। तो बेटा नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए हमें भी पता है कि हमें सबसे पहले नोड वोल्टेज डिफाइन करना होता है। ठीक है। यहाँ का नोड वोल्टेज वी ए और यहाँ का नोड ए, यहाँ का नोड बी और यहाँ का वोल्टेज वी बी, यहाँ का वोल्टेज है बेटा ग्राउंड। ठीक है। ये रेफरेंस नोड है, ये क्या है बेटा ग्राउंड है। करंट की डायरेक्शन हमेशा बेटा 3 लूप वाले में कुछ इस तरीके से देनी है जो कि एग्जाम में तुम लोगों को लगानी है, जो कि इस पेपर में मैंने बनाई है, इस पेपर पर मैंने बनाई है। ठीक है। I1 I2 I3 I4 एंड I5। ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं KCL लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा KCL लगाते हैं। कहाँ पे लगाएंगे KCL हम लोग, नोड ए पे KCL लगाते हैं। ठीक है। तो नोड ए पे KCL अगर हम लोग लगाते हैं तो इस वाले सर्किट को देखते हैं पूरा इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं KCL लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है, तो इसमें अंदर आने वाला करंट कौन सा है बेटा I1 और बाहर जाने वाला करंट कौन सा है बेटा I2 एंड I4। तो मैं क्या लिखूंगा, अंदर आने वाला करंट इज इक्वल्स टू बाहर जाने वाला करंट, और बाहर जाने वाले करंट 2 है तो दोनों की क्या हो जाएगी बेटा एडिशन I2 प्लस I4। तो I1 कितना है बेटा, यहाँ पे I1 देखा जाए तो 14 विच इज इक्वल्स टू I2 कितना होता है बेटा, I2 यहाँ पे यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहाँ का वोल्टेज या फिर बेटा यहाँ का करंट कितना हो जाएगा, तो सर यहाँ का वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहाँ का वोल्टेज, मतलब बेटा VA डिवाइडेड बाय 0, सॉरी VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। तो 0 को हम लोग लिखेंगे नहीं बेटा, प्लस VA बाय 10 लिखेंगे सिंपली। तो 14 इज इक्वल्स टू, इसको बेटा क्या करते हैं सेपरेट कर देते हैं, VA बाय 4 माइनस VB बाय 4 प्लस VA बाय 10। ये VA वाली टर्म, ये VA वाली टर्म, दोनों में से VA को कॉमन निकाल दिया बेटा, तो क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/10 माइनस VB बाय 4 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करके बेटा एक इक्वेशन आएगा 14 इज इक्वल्स टू 0.35 VA माइनस 0.25 VB। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस नोड पे KCL लगाएंगे। तो इसमें अंदर आने वाला करंट कौन सा है I2 और बाहर जाने वाला करंट कौन सा है बेटा I3 एंड I5। ठीक है। तो अब I2 इज इक्वल्स टू I3 प्लस I5 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंदर आ रहा है नोड के और 3 और 5 बाहर जा रहा है। ठीक है। तो VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4 मतलब I2, VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू I3 मतलब बेटा ये वाला करंट जो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो कि हो जाएगा 10 प्लस ये वाला बेटा VB माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3, तो हम लोग 0 को लिखते नहीं, इसलिए बेटा VB डिवाइडेड बाई 20। इसको फिर वापस से बेटा क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो VA डिवाइडेड बाई 4 माइनस VB डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 10 प्लस VB डिवाइडेड बाई 20। अब बेटा इस कोएफिशिएंट फ्री टर्म को एक साइड में रहने देते हैं और इसको VB वाली टर्म को इस साइड पे लेके जाते हैं। ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगी बेटा नेगेटिव। तो VA डिवाइडेड बाय 4 माइनस VB डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये वाला VB इधर आ गया बेटा, तो VB डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20। फिर इस वाली इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई किया बेटा, तो आंसर आता है 0.25 VA माइनस 0.3 VB इज इक्वल्स टू 10। मतलब हमको 2 इक्वेशन मिल गई है बेटा। अब इन दो इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि हम लोगों को यहाँ पर मिली थी। ठीक है, इस वाले पेज पे। तो इसको सॉल्व करने के बाद VA का आंसर आता है बेटा 40 और VB का आंसर आता है बेटा 0। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ का करंट निकालना है, I2 निकालना है और उसका स्क्वायर करके इस 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ का करंट क्या होगा बेटा VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 4। तो VA आया है बेटा 40, VB है 0, मतलब 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। अब पावर डिसिपेशन निकालना है बेटा, तो वापस से फॉर्मूला क्या लगेगा, P इज इक्वल्स टू
आई स्क्वायर जो कि 4 ओम में से फ्लो हो रहा है बेटा मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम, तो उसमें से 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो 10 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब बेटा 400 वैट क्या होगा, पावर डिसिपिएशन होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे तुमको बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, इजी है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द लोड रेजिस्टेंस RL व्हेन द लोड रेजिस्टेंस ड्रॉज मैक्सिमम पावर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 7। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर टू इट। ये जो फिगर दिख रही है बेटा उसमें हम लोगों को इस वाले अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है जब सर्किट क्या कर रहा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है। तो हमें पता है बेटा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है इसमें, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो कि थेवेनिन सर्किट होता है बेटा, थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है उसके बराबर होती है। तो हम लोग फाइंड करते हैं बेटा एट मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड रेजिस्टेंस RL इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा RTH। तो टू फाइंड द RTH एंड VTH, तो हम लोग सबसे पहले बेटा VTH फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस रेजिस्टर को हम लोग क्या कर देंगे बेटा, ओपन कर देंगे, इस रेजिस्टर को यहाँ से निकाल देंगे और इन टर्मिनल के अक्रॉस का क्या निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, वोल्टेज। अब सब लोग यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन से देखेंगे, ये वाला वोल्टेज सोर्स, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच बेटा तीनों क्या है, पैरेलल में है। मतलब मैं इसको ऐसे ऐसे और ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। मतलब 100 वोल्ट यहाँ भी आएगा, 100 वोल्ट इसके भी अक्रॉस और 100 वोल्ट इसके भी अक्रॉस। मुझे क्या करना है बेटा, इन दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज निकालना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज अगर मैं कर पाऊँ तो मुझे इन दोनों टर्मिनल के बीच का क्या मिल जाएगा बेटा, वोल्टेज मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इन दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज हम लोग, ठीक है। तो VTH इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे बेटा VBD, क्या लिखेंगे, VTH इज इक्वल्स टू VBD मतलब यहाँ का वोल्टेज, और VBD क्या होगा बेटा, VDC माइनस VBC। चलो देखते हैं फिर क्या होगा, VTH इज इक्वल्स टू, मुझे ये देखो बेटा यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, दो रेजिस्टर है, तो कौन सा रूल लगेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल, ठीक है। जहाँ का वोल्टेज निकालना है वो वाला रेजिस्टर ध्यान से देखो, तो बेटा VTH इज इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जहाँ का वोल्टेज निकालना है वो वाला रेजिस्टर डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टर की एडिशन, ब्रैकेट क्लोज माइनस BC मतलब यहाँ का टोटल वोल्टेज 100 मल्टीप्लाइड बाय जहाँ का रेजिस्टर, जहाँ के वोल्टेज निकालना है वो वाला रेजिस्टर 40 डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टर की एडिशन। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा जो हमारा VTH आता है वो आता है 8.33 वोल्ट। कितना आता है बेटा, 8.33 वोल्ट, मतलब मुझको VTH मिल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, RTH फाइंड करेंगे। अब RTH फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है बेटा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ता है। जैसे ही बेटा हम लोग वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं ये A और C भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट। मतलब ये 10 और ये 3 जो कि सीरीज़ के जैसे बिहेव कर रहे थे बेटा, वो 10 और 3 क्या आ जाएंगे, 10 और 30 क्या आ जाएंगे बेटा पैरेलल में, और ये 20 और ये 40 भी क्या आ जाएंगे बेटा पैरेलल में। तो 10 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 20 और 40 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास RTH आता है बेटा 20.83 ओम, मतलब RTH भी आ चुका है। और जो अननोन रेजिस्टेंस था बेटा RL की वैल्यू हमको मिल चुकी है जो कि है 20.83 ओम। अब हमें देखना है बेटा कि मैक्सिमम पावर कितना ट्रांसफर होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बेटा P max इज इक्वल्स टू VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RL। VTH का स्क्वायर करना है और 4 से बेटा RL को मल्टीप्लाई करना है जो कि आता है 0.83 वैट, मतलब हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फाइंड कर लिया है। फिर वापस से बेटा 6 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, अ कॉइल विद एन इंडक्टेंस ऑफ 0.01 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कैपेसिटर। मतलब बेटा रेजिस्टर और इंडक्टर एक कॉइल है और उसको पैरेलल में लगाया बेटा कैपेसिटर के साथ ऑफ 714 माइक्रोफैरेड। अबव सर्किट प्रोड्यूस रेजोनेंस व्हेन द connected across the 230 volt 50 hertz supply, determine the total current and the current in the each branch। तो हमको क्या करना है बेटा, यहाँ से करंट फाइंड करना है, तो टोटल करंट फाइंड करना है और ये भी याद रखना है बेटा कि RL वाली ब्रांच और C वाली ब्रांच में कितना करंट इंडिविजुअली फ्लो हो रहा है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे, L इज इक्वल्स टू 0.01 हेनरी, R इज इक्वल्स टू बेटा सॉरी 2 ओम, C इज इक्वल्स टू बेटा 714 माइक्रोफैरेड इज इक्वल्स टू 714 माइक्रो के लिए बेटा 10⁻⁻6 फैरेड, V इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट, F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। तो एक्सेल क्या हो जाएगा बेटा 2πfl। क्यों निकाल रहे हैं हम लोग एक्सेल, पता है हम लोगों को ये वाला सर्किट ड्रॉ करना है बेटा, ये इजी सर्किट है, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। एक्सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2πfl, 2π इंटू 50 इंटू 0.01 विच इज इक्वल्स टू 3.142 ओम। XC क्या होता है बेटा 1/2πfc, तो 1/2π इंटू 50 इंटू 714 इंटू 10⁻⁻6 विच इज इक्वल्स टू 4.46 ओम। अब हम लोग इम्पीडेंस के फॉर्म में लिख देंगे इसको, तो Z1 क्या हो जाएगा बेटा 2 + J 3.142 और Z2 क्या हो जाएगा बेटा माइनस, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है यहाँ पे, माइनस J
4.46। इस तरीके से सर्किट दिखेगा, ऊपर RL नीचे सिर्फ C और ये 230 वोल्ट में लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये और ये तीनों क्या है, पैरेलल में लगे हुए हैं। मतलब यहाँ पे 230 वोल्ट है तो यहाँ भी 230 वोल्ट और यहाँ भी 230 वोल्ट। तो मुझे अगर I1 निकालना है बेटा, तो I1 क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई Z1। V कितना है बेटा, 230, तो 230 डिवाइडेड बाई Z1, 2 प्लस J 3.142, तो I1 कितना आ जाएगा बेटा, 33.159 माइनस J 52.09 इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। फिर आप कैल्सियम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली बेटा I2 अगर मुझे निकालना है, ठीक है, तो I2 अगर मुझे निकालना है बेटा, तो यहाँ वाला वोल्टेज, ठीक है, अगर मैं इसको I2 बोलूँ बेटा, ठीक है, इसको अगर मैं I2 बोलूँ तो यहाँ वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये वाला इम्पिडेंस, तो V डिवाइडेड बाय Z2 विच इज इक्वल्स टू बेटा 230 डिवाइडेड बाय माइनस J 4.46 विच इज इक्वल्स टू 0 प्लस J 51.56। इसको भी आप लोगों को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। लास्ट में हम लोगों को बोला बेटा टोटल करंट निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, जो आपने दो करंट निकाले उनकी एडिशन परफॉर्म कर देनी है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में उसका आंसर लाना है। ठीक है, ये 6 मार्क के लिए पूछा है बेटा क्वेश्चन। फिर आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हर एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए पूछा जाता है। अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यूज सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड द करंट थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 8। ठीक है, हमको क्या करना है बेटा, 4 ओम रेजिस्टर में से क्या निकालना है, करंट निकालना है बेटा यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। कौन सा 4 ओम, ये वाला बेटा। ठीक है, तो हमको पता है सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं बेटा, हम लोग कोई भी एक सोर्स को ऑन करते हैं, दूसरे सोर्स को क्या कर देते हैं बेटा, रिप्लेस करते हैं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, बाय एक्टिवेट 2 एम्पियर सोर्स ओनली, सिर्फ इस वाले सोर्स को ऑन करते हैं। तो अदर वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्ट सर्किट। अदर वोल्टेज सोर्स दैट इज 10 वोल्ट सोर्स गेट शॉर्ट सर्किट, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट सर्किट कर दिया यहाँ से। ठीक है, जैसे इसको शॉर्ट सर्किट किया है बेटा, ये 2 ओम और ये 2 ओम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे आ गए बेटा, पैरेलल में आ गए। तो 2 पैरेलल में कितना होता है 1, तो ये दोनों को मिलकर आंसर क्या आ जाएगा बेटा 1। तो ये आ गया है 1। मुझे क्या करना है बेटा, 2 ये 4 ओम में से क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो अब देखो ये 3 + 1 कितना हो गया बेटा 4, और ये भी कितना हो गया 4। अब यहाँ से आ रहा है बेटा 2 एम्पियर का करंट, तो हम लोग निकालेंगे IL डैश इज इक्वल्स टू टोटल करंट मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट ब्रांच में जो रजिस्टर है बेटा 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों की एडिशन। तो आंसर आ जाएगा बेटा 2 × 4 डिवाइडेड बाय 8 मतलब 1/2, और 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा बेटा 1 एम्पियर, जिसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, नेक्स्ट क्या करना है बेटा, 10 वोल्ट का सोर्स ऑन करना है। कौन सा सोर्स ऑन करना है बेटा, 10 वोल्ट का सोर्स ऑन करना है। तो बाय एक्टिवेट 10 वोल्ट सोर्स ओनली द अदर करंट सोर्स दैट इज 2 एम्पियर सोर्स गेट ओपन सर्किट। यहाँ से देखो बेटा, इस वाले डायग्राम में ये ऑन किया तो इसको ओपन सर्किट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको ओपन किया है बेटा, तो ये 3 और ये 4 एक दूसरे के क्या आ गए बेटा, सीरीज में आ गए। ठीक है, तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 7। अब मुझे क्या करना है बेटा, इस 4 में से करंट निकालना है। करंट सोर्स है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे और इस वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे बेटा उस रेजिस्टर से, तो मुझको करंट मिल जाएगा। बाद में हम लोग करंट डिवीजन रूल लगा सकते हैं। तो फिर 3 और 4 दोनों मिलके बेटा 7 हो गया। 7 और 2 दोनों कैसे लगे बेटा, एक दूसरे के साथ पैरेलल में। तो 7 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, जब 7 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो आंसर आता है बेटा 1.56। ठीक है, तो हम लोगों ने लगा दिया 1.56। अब मैं यहाँ से इजीली करंट फाइंड कर सकता हूँ। नाउ फाइंड टोटल करंट बाय ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के थ्रू टोटल करंट फाइंड करेंगे तो IT क्या हो जाएगा बेटा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2 + 1.56, तो आ जाएगा बेटा 3.56, और टोटल करंट आ जाएगा 2.808। ये टोटल करंट कहाँ का आया है बेटा पता है, ये आया है बेटा यहाँ का टोटल करंट। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर, ये टोटल करंट 2 भाग में डिवाइड हो रहा है, एक 7 और एक 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, 7 और 2 में करंट डिवीजन रूल लगा दूंगा। तो टोटल करंट कितना आ रहा है IT, तो मुझे यहाँ का करंट निकालना है। तो IL डबल डैश इज इक्वल्स टू टोटल करंट 2.808 मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट रजिस्टर बेटा 2 डिवाइडेड बाय टोटल रजिस्टर 7 + 2। ये आंसर आ जाएगा बेटा IL डबल डैश 0.627। इसकी भी डायरेक्शन क्या है बेटा, ऊपर से नीचे की तरफ है। तो फाइनल आंसर में दोनों की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो फाइनल में हम लोग क्या करेंगे बेटा, IL डैश प्लस IL डबल डैश दोनों की एडिशन कर देंगे, जिससे हमारा आंसर आएगा बेटा 1.624 एम्पियर। तो बेटा यहाँ पे अब हम लोगों को एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 की बी में, फाइंड ABCD पैरामीटर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर 9, कमेंट ऑन द रेसिप्रोसिटी एंड सिमेट्री ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है। ठीक है, अब 2 पोर्ट नेटवर्क के अंदर बेटा सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देना है। तो दोनों करंट अंदर की तरफ आने चाहिए। क्या आने चाहिए, दोनों करंट अंदर की तरफ। और पोलैरिटी हमेशा बेटा करंट एंटर किया तो पॉजिटिव, लीव किया तो नेगेटिव, क्योंकि दोनों करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है।
अंदर आने के लिए पॉजिटिव, बाहर जाने के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पे जो करंट आएगा बेटा y1 प्लस i2 आएगा। इधर से बेटा यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं, KVL अप्लाई करते हैं बेटा पहले लूप में। तो पहले लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो V1 माइनस 5i1 माइनस 6i1 प्लस i2 आएगा। V1 माइनस 5i1 माइनस 6 और यहाँ का करंट i1 प्लस i2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बेटा V1 माइनस 5i1 माइनस 6i1 माइनस 6i2 इज इक्वल्स टू 0। V1 माइनस 11i1 माइनस 6 माइनस 5 दोनों मिला के बेटा माइनस 11i1 माइनस 6i2 इज इक्वल्स टू 0। और V1 निकालने के लिए बेटा माइनस 11i1 माइनस 6i2 को हम लोग इस साइड पे भेजते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अप्लाई KVL इन लूप 2। इस वाले लूप में हम लोग बेटा KVL अप्लाई करेंगे जिसमें V2 प्लस इधर माइनस V2 माइनस 4i2 माइनस 6i1 प्लस i2 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। V2 माइनस 4i2 माइनस 6i1 माइनस 6i2 इज इक्वल्स टू 0। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा माइनस 6i1, ये इसको पहले रखते हैं, राइट वाइट वालों को एक साथ मिला देते, माइनस 10i2 इज इक्वल्स टू 0। तो V2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 6i1 प्लस 10i2, मतलब ये दोनों को हम लोगों ने इस साइड पे भेज दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बेटा 6i1 को इंडिविजुअल रखते हैं। तो 6i1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस 10i2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है कि 6i1 इज इक्वल्स टू V2 माइनस 10i2, तो मैं 6 को इस साइड पे भेज देता हूँ बेटा। तो 6 क्या हो जाएगा, V2 को भी डिवाइड होगा और 10 को भी, तो V2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू इंटू i2 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ ABCD पैरामीटर को अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, i1 वाली इक्वेशन को, स्पेशली ये वाली इक्वेशन को, तो i1 इज इक्वल्स टू क्या है, C इंटू V2 माइनस D इंटू i2। तो यहाँ पे भी हम लोगों को थोड़ा वैसे ही दिख रहा है 1/6 इंटू V2 माइनस 10/6 इंटू i2, मतलब C की जगह पर 1/6 और D की जगह पर 10/6 हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ये i1 का इक्वेशन मिला है बेटा, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं V1 की जगह पर। तो V1 इज इक्वल्स टू 11 i1 आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे 11 i1 आना चाहिए। i1 की जगह पर क्या आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है बेटा, V2 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 6 i2 प्लस 6i2 एज इट इज। ठीक है, ये वाली इक्वेशन के हिसाब से i1 यहाँ पे डालना है हम लोगों को। i1 की वैल्यू है बेटा ये। ठीक है, फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, तो 11 V2 बाई 6 माइनस 110 बाई 6 i2 प्लस 6 i2। फिर इसको सॉल्व करिए अगर हम लोग बेटा i2 वाली कोएफिशिएंट को, तो आता है माइनस 37/3 i2। V1 इज इक्वल्स टू 11/6 V2 माइनस 37/3 i2। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेटा V1 को कंपेयर करने की कोशिश करें तो V1 इज इक्वल्स टू A इंटू V2। तो बेटा V1 इज इक्वल्स टू 11/6 को हम लोग A बोल सकते हैं V2 माइनस B इंटू i2, मतलब 37/3 इंटू i2, मतलब B की जगह पर बेटा 37/3। तो हम लोगों को मिल चुकी है बेटा चारों भी पैरामीटर, ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। अब लेकिन क्वेश्चन में पूछा है बेटा कि हम लोगों को कंडीशन फॉर सिमेट्री बताना है। अगर ए इज इक्वल्स टू डी हो जाता है मतलब कंडीशन फॉर सिमेट्री सेटिस्फाइड। 11/6 इज इक्वल्स टू 10/6 बेटा ये इक्वल है कि नहीं, मतलब ये नॉट सिमेट्री है। कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी क्या होता है बेटा, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 1। तो 1 इज इक्वल्स टू बेटा 11/6 इंटू 10/6। ए है बेटा 11/6, डी है बेटा 10/6, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस बी क्या है बेटा हम लोगों के पास 37/3 मल्टीप्लाइड बाई सी क्या है बेटा 1/6, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो ये मल्टीप्लिकेशन टर्म, ये मल्टीप्लिकेशन टर्म, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो आंसर 1 आता है, मतलब बेटा गिवन सर्किट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर रेसिप्रोसिटी। ओके, नाउ लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपेयर सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस, मैग्निफिकेशन, पावर फैक्टर एंड एप्लीकेशन। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको पैरामीटर वाइज क्या करेंगे बेटा, कंपेयर करेंगे या फिर क्लासीफाई कर लेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। सबसे पहले बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो सीरीज रेजोनेंट में जो फॉर्मूला आता है बेटा एफ आर इज इक्वल्स टू क्या आता है 1/2π√L इंटू सी आता है। ठीक है, और बेटा पैरेलल के अंदर क्या आता है, एफ आर इज इक्वल्स टू 1/2π√1/LC माइनस R²/L²। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। इम्पीडेंस एट रेजोनेंस, जो बेटा सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस क्या हो जाता है, Z इज इक्वल्स टू R हो जाता है, XL और XC एक दूसरे को कैंसिल कर लेते, तो ये मिनिमम होता है। और बेटा पैरेलल सर्किट में क्या होता है, वो मैक्सिमम होता है बेटा, विच इज Z इज इक्वल्स टू L/CR। करंट एट रेजोनेंस, सीरीज सर्किट में बेटा मैक्सिमम करंट फ्लो होता है क्योंकि इम्पीडेंस कम हो चुका है, और पैरेलल सर्किट में बेटा मिनिमम करंट फ्लो होता है क्योंकि इम्पीडेंस ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन, सीरीज सर्किट में बेटा वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है, पैरेलल सर्किट में करंट मैग्निफिकेशन होता है।
पावर फैक्टर दोनों का यूनिटी रहेगा बेटा, और एप्लीकेशन बेसिस पे देखा जाए तो ये एक्सेप्टर सर्किट जैसे बिहेव करता है और ये रिजेक्टर सर्किट जैसे बिहेव करता है। ओके।